हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ का एक टॉपिक एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये याद रख लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन, कुछ सेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बता दूंगा। जैसे सेक्शन 2A था ऑफ़र के लिए, प्रपोजल के लिए। सेक्शन 2B है एक्सेप्टेंस के लिए। तो एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन द पर्सन टू whom एन ऑफर इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. तो ये कहना क्या चाहता है कि जिसको आपने ऑफर दिया था, हमने बी को ऑफर दिया था, टू होम द ऑफर इज मेड, ये सिग्निफाई करे हिज असेंट, सिग्निफाई हिज असेंट टू द प्रपोजल। अब ए ने प्रपोजल दिया था, ऑफरर है, ये ऑफरी है, तो अब बी को क्या करना पड़ेगा? अपना एसेंट देना पड़ेगा ए को कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर। तो यही एक्सेप्टेंस है, सिग्निफाई हिज एसेंट। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा ऑफर। और जो प्रपोजल है, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा प्रोमिस, वो बन जाएगा प्रोमिस। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस दो चीज़ों के देने होते हैं हमें। जब कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के थे, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, तो एक्सेप्टेंस भी तो जनरल ऑफर का और स्पेसिफिक ऑफर का देंगे हम। तो जनरल ऑफर के लिए थोड़ा अलग होता है, स्पेसिफिक ऑफर के लिए थोड़ा अलग होता है। अगर बात करें जनरल ऑफर की, तो जनरल ऑफर किसको देते हैं? पब्लिक एट लार्ज को देते हैं। पूरे न्यूज़पेपर में हमने पब्लिश करा दिया, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है वो। तो उसको एक पॉसिबल तो है नहीं कि सब हर कोई लेटर सेंड कर रहा है आपको एक्सेप्टेंस का कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका जर्नल ऑफ़र, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पब्लिक एट लार्ज को है, सब एक एक करके देने लगे एक्सेप्टेंस, तो फिर तो बस काम हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेंस आप इंडिविजुअल नहीं दोगे। अगर दो चीज़ों से ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा कि अगर आपने परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस फुलफिल कर दिया, यानी कि कंडीशंस, कुछ ना कुछ ऑफ़र में कंडीशंस होंगी कि ऐसा करने पे ये इसके लिए ऑफ़र है, तो वो कंडीशंस अगर आपने परफॉर्म कर दी तो आपको वही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। दूसरी बात कि आपको ऑफ़र की नॉलेज है। ठीक है, किसी ए ने ऑफ़र करा है टू पब्लिक एट लार्ज, अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि ये ऑफ़र था उस टाइम पे कुछ ऐसा है, और बाद में जाके आप बोल दो कि ठीक है, पर ये नहीं होगा। नॉलेज होना ज़रूरी है ऑफ़र की। दूसरी चीज़ है कि आपने कंडीशंस परफॉर्म करी हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी हैं, ऑफ़र में दे रखे हैं, सॉरी। अब बात आती है स्पेसिफिक ऑफ़र की। स्पेसिफिक ऑफ़र के लिए क्या होता है, कैसे, कब, कहाँ करते हैं हम एक्सेप्टेंस? तो पहले देखते हैं हम कब करनी है हम एक्सेप्टेंस। एक स्पेसिफिक ऑफ़र के लिए हमें एक्सेप्टेंस कब करनी है? तो ऑफ़र के अंदर दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपको टाइम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस मेंशन होगा, स्पेसिफाइड होगा उसके कि इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस करनी है, तो मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस करनी है। अगर उसके बियॉन्ड, यानी कि उस टाइम पीरियड के बाद आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ठीक है, एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट्स एक्सेप्टेंस विल बी नॉट कंसिडर्ड, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और दूसरी कंडीशन आती है द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि आपको ऑफर में कोई टाइम पीरियड बताया ही नहीं गया, कोई टाइम पीरियड था ही नहीं उसमें। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम क्या होता है? कोई एक ऐसा टाइम, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए और बी के बीच में ऑफ़र था फॉर फ्रूट्स या वेजिटेबल, फ्रूट्स या वेजिटेबल का कोई ऑफ़र मान लो। अब आपको भी पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल मैक्सिमम 1 से 2 दिन चल जाते हैं, 2-3 दिन के बाद तो बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है ना वेजिटेबल्स।
तो इसके लिए रीज़नेबल टाइम होगा, एक्सेप्ट आपको 1 या 2 दिन में करना पड़ेगा, या फिर उसी दिन या नेक्स्ट डे, 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये रीज़नेबल टाइम है, क्योंकि उसके बाद तो आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल ख़राब ही हो जाएंगे। तो ये रीज़नेबल टाइम केस टू केस वेरी करता है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे बेस्ड करता है रीज़नेबल टाइम। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस हाउ। अब कब करना है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करना है या रीजनेबल टाइम पीरियड में करना है, वो तो ठीक है। अब आपको करना कैसे है, किसी न किसी मोड में ही तो आप एक्सप्रेस करोगे अपना एक्सेप्टेंस। कुछ मोड होंगे। अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड, ऑफ़र के अंदर मोड बता रखा है कि मैंने आपको ईमेल करा था तो कि आप एक्सेप्टेंस भी ईमेल पे ही दोगे, या फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर से ही भेजनी है तो आप लेटर से ही भेजोगे, ऐसा होता है ऑफ़र के अंदर। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड होती है, मेंशन होती है, तो आपको एनी हाउ उसी मोड में करनी पड़ेगी। उसमें एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर आपने उस मोड में नहीं करी, आपको बोला गया था कि लेटर सेंड करना है एक्सेप्टेंस का, आपने भेज दिया मेल, तो उस कंडीशन में 2 चीज़ें आती हैं। या तो ऑफरर जिसने ऑफ़र सेंड करा था, और ये कौन है, ऑफरी। अब ऑफरी एक्सेप्टेंस भेजेगा। ऑफरर ने बोला था कि आपको लेटर में ही भेजना है, ऑफरी ने भेज दिया, मेल के थ्रू भेज दिया। अब ऑफरर पे डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। अगर मोड एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसने बोला कि नहीं, मैंने तो लेटर में ही भेजने को बोला था और आपने लेटर में नहीं भेजा, तो भाई मैं इस मोड को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर आपको एक्सेप्टेंस भेजनी ही है तो दोबारा से लेटर में भेजो, तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं बनता है, तब दूसरी एक्सेप्टेंस जिस मोड में बोली है उसमें आएगी तो ही बनेगा। अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड ही नहीं है, कोई बताया ही नहीं गया किस मोड में भेजना है, तो कोई भी एक रीज़नेबल मोड में हम सेंड कर सकते हैं। रीज़नेबल मोड जैसे लेटर हो गया, न्यूज़पेपर, फ़ोन, ईमेल, मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसे एक्सेप्टेंस आपको सेंड करनी है तो एक रीज़नेबल मोड में भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं, जब आपको मोड बताया नहीं गया हो, नॉट स्पेसिफाइड है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर स्पेसिफाइड है, ऑफर में मेंशन कर रखा है कि इसमें ही भेजना है, तो आपको उसमें ही भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ एसेंशियल्स हैं फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे होगी, उसके एसेंशियल्स हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई इसमें एडिशनल टर्म एंड कंडीशन नहीं घुसा देनी है कि आपको ऑफ़र तो मिला था किसी चीज़ का, आपने एडिशनल कर दिया, वो तो एक काउंटर ऑफ़र बन जाएगा फिर। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जिसने ऑफ़र दिया है, ऑफरर ने, उसको कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की, यानी कि उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा तो ही तो कम्युनिकेट हो पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। अभी देखा था ना कैसे कैसे दे सकते हैं। रीजनेबल मोड में होनी चाहिए, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मोड, जिसमें बताया है उसमें मिलेगी, या अगर नहीं बताया तो रीजनेबल मोड में आपको एक्सेप्टेंस सेंड करनी है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स। यानी कि कब देनी थी हमें, एक रीजनेबल टाइम में देनी थी, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता रखा है उसने एक्सेप्टेंस के लिए, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें एक्सेप्टेंस देनी थी। ठीक है। अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो एक्सेप्टेंस एक्सपायर हो जाती है, एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहती है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर। सपोज ऑफर तो दे रहा है ये आज, या फिर ए ने ऑफ़र दिया बी को 10 जनवरी को, और बी का एक्सेप्टेंस आ गया था 8 जनवरी को। ये तो मतलब रीज़नेबली समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे भेज दिया जाएगा। कई कंडीशन में होता है कि वो एक्सेप्टेंस पहले से पहले भेज दिया,
क्योंकि बी को पता पता था कि ए ऑफ़र सेंड कर रहा है 10 को और बी ने पहले से भेज दिया, जल्दी हो जाए काम। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो पागलपन है, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऑफ़र जिस दिन आया है उसके बाद ही आप एक्सेप्टेंस सेंड कर सकते हो। 6 पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। अब यहाँ पे ऑफर किसको दिया है? बी को। ए ने ऑफर दिया है बी को। अब कोई इधर उधर से पर्सन आके डी आ गया, डी बोलने लगा कि भाई ऑफर तो था, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ। ए बोलेगा कि जब मैंने ऑफर ही बी को दिया है तो आप क्यों दे रहे हो एक्सेप्टेंस? जिसको ऑफर मिला है वही तो एक्सेप्टेंस देगा। 7 पॉइंट है, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। कोई ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ए ने विड्रॉ कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। रिजेक्शन के हम देखेंगे बाद में कैसे कैसे रिजेक्ट हो सकता है। तो रिजेक्ट हो गया ऑफ़र या उसने विड्रॉ कर लिया अपना ऑफ़र, तो उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि जो ऑफ़र अब रहा ही नहीं है उसकी एक्सेप्टेंस कैसी नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस तभी देंगे उसकी जब वो ऑफ़र रिन्यू होगा, यानी कि नया ऑफ़र मेड होगा, तभी हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं उसकी। ठीक है, ये तो हमने पूरा कवर कर लिया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो ये हमने कंप्लीट करा ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, उससे रिलेटेड सारी जितने भी चीज़ें हम डिटेल में सब कुछ समझ चुके हैं। एंड इसके बाद अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं क्वेश्चंस, और इन टॉपिक्स से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप मिस नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर करना आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़, क्या होता है? आपने पढ़ा था ना एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं। एनफोर्सेबल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड ऑफर, अप्रूव्ड प्रॉमिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको रट लो, समझ लो। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला है कॉन्ट्रैक्ट वो होगा, वो एग्रीमेंट होगा जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ, क्या होता है? प्रोमिस कब बनता है? ऑफर एक्सेप्टेंस बन गया प्रोमिस। अब प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन आ जाए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। नेक्स्ट है प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन। प्रोमिसेस हैं, कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करना, वो क्या है? एक दूसरे की प्रोमिस ही तो है, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोमिस। नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड अंडर, हमने देखा सेक्शन 2H में तो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे जस्ट पहले वाला क्या था? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो क्या होता है? वॉइड होता है। तो सेक्शन 2G। वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है? एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर, ये तो नहीं होगा। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट वॉयलेटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स की कहाँ से बात आ गई? एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के लिए तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। तो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A इज, क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन तो है, पर खाली कम्युनिकेशन टू वन पर्सन अनदर ऑफर थोड़ी ना है। सजेशंस बाय वन पर्सन टू अनदर, ये भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। willingness to do or to abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto, ये क्या होता है? ये होता है ऑफर।
नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2B। 2B किसका था, सोचो। 2B, if the person to whom the proposal is made signify his assent, the proposal is said to have been, क्या होता था, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस है, जब सिग्निफाई असेंट कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रोमिस अंडर सेक्शन 2B, या फिर एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E। नहीं, एग्रीमेंट तो कब बनता है, जब कंसिडरेशन हो साथ में। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। ये तो खाली प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है ये खाली बनता है प्रोमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट अदर पार्टी अंडर सेक्शन 2I इज कॉल्ड। ये क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी, ए और बी दो पार्टी हैं, एक उन्होंने एग्रीमेंट फॉर्म करा, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। हमने पढ़ा था कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, पर उसमें क्या बोला है कि एक पार्टी ही उसे एनफोर्स करा सकती है। एक पार्टी के ऊपर या एक पार्टी के पास एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स करा सकती है, या फिर उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, या फिर उसका मन करे तो वो उसे एज अ वैलिड एग्रीमेंट भी रख सकती है। तो ये हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I, ठीक है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी नॉट द अदर पार्टी, होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट। अब कौन सा करेक्ट है इसमें, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस पढ़ा था नहीं हमने, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रोमिस। प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रोमिस में कंसिडरेशन जोड़ दी तो बन जाएगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दी तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे ही ठीक हैं इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर अंडर सेक्शन 2E इज कॉल्ड। क्या होता है, हर प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, प्रोमिस कब बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस, प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन है तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अंडर सेक्शन 2C प्रोमिसर इज द, प्रोमिसर क्या है या कौन है, अंडर सेक्शन 2C पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल। देखो सेक्शन 2C में बताया है कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। प्रोमिसर कौन होता है, ए ने ऑफर दिया बी को, बोलते हैं इसे ऑफरर, और बी को क्या बोलते हैं, ऑफरी, ठीक है। अब सेक्शन 2C बोलता है प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रोमिस बन जाता है, तो अब प्रोमिसर कौन बन गया, प्रोमिसर बन जाएगा पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल या ऑफर। ये ए बन जाएगा प्रोमिसर और बी बन जाएगा प्रोमिसी, जो प्रोमिस कर रहा है वो प्रोमिसी, ठीक है। तो प्रोमिसर कौन है, पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल कौन होता है, प्रोमिसी। राइट आंसर हो जाएगा पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, जो प्रपोजल देता है वो होता है ऑफरर, और एक्सेप्ट करने के बाद वो जनता है प्रोमिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड मस्ट, कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड वो भी होना चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कंडीशनल, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, कंडीशनल तो काउंटर ऑफर बन जाएगा। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट ना करने की बजाय उसमें कंडीशन घुसा दी,
तो वो क्या हो जाता है, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट है द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन शोरूम, ठीक है, इंडिकेट्स देयर प्राइस अमाउंट्स। ये क्या है, ऑफर टू सेल आर्टिकल्स एट प्राइस मेंशन, काउंटर ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। एक शोरूम के अंदर आप गए और वहाँ पे आपने सारी चीज़ें देखी, उसमें प्राइस मेंशन है, तो वो क्या था, एक इनविटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर। सेल्फ सर्विस स्टोर भी शोरूम की तरह ही है, इसमें भी इनविटेशन ही लगेगा, इनविटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले कब कब होता है, कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, ऑफर कब बनाते हैं हम इनविटेशन टू ऑफर में। सेल्फ सर्विस स्टोर का एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर की बात कर रहा है ये, और पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, उसमें ऑफर कब बने। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट द शॉप विंडो, ये तो इनविटेशन टू ऑफर है। पिकिंग अप एन आर्टिकल एंड अप्रोच द कैशियर्स डेस्क फॉर पेमेंट, यहाँ पे क्या बनाते हैं हम, ऑफर। सामान लेके उसकी डेस्क पे जाना, ऑफर। व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर सम गुड्स, जब कुछ पूछ रहा है वो बना रहा है इंक्वायरी, ये हो जाए इंक्वायरी। देयर इज़ नो सच ऑफर इन केस, क्यों नहीं होता है भाई, होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफर कब बनाते हैं, जब हम सामान को लेके कैशियर डेस्क पे जाते। नेक्स्ट है एक्स नेफ्यू गोट मिसिंग, एक्स का नेफ्यू है जो मिसिंग है। ही सेंट हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय, आफ्टर द सर्वेंट हैड लेफ्ट, एक्स बाय हैंड बिल offered to pay 501 rupees to anybody finding his nephew. The servant came to know of his offer only after he had already traced the missing child. He therefore brought an action to recover the reward. देखो इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्स का नेफ्यू मिसिंग है, खो गया, वो चला गया कहीं का, एक्स का नेफ्यू। दूसरी चीज़, उसने अपने सारे सर्वेंट्स उसने सर्चिंग के लिए भेज दिए, बॉय को सर्च करने के लिए भेज दिए। उसके बाद हैंडबिल निकाला, हैंडबिल ऑफर्ड, ये क्या है, पब्लिक एट लार्ज के लिए जनरल ऑफर निकाला उसने कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा एक तरह से, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर हो गया, जनरल ऑफर। उसके बाद जो उसका सर्वेंट था, सर्वेंट को ऑफर का तब पता चलता है जब वो मिसिंग चाइल्ड को ले आता है। जो उसका सर्वेंट है उसने मिसिंग चाइल्ड को ढूंढ लिया एंड वो एक्स के पास भी ले आया उस चाइल्ड को, पर उसे ऑफर का पता ही नहीं था, ऑफर का बाद में पता चला है उसे ढूंढने के बाद। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जनरल ऑफ़र के लिए कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। कंडीशंस क्या हैं इस ऑफ़र की, कि नेफ्यू को ढूंढ कर लाओ, ठीक है, कंडीशंस इसमें नो डाउट फुलफ़िल हो रही हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज तो उस थी नहीं, वो जब वो ढूंढ के ले आया तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसे नॉलेज हुई है, तो नॉलेज कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस फुलफ़िल करने के टाइम पर उसे नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ये। अब क्या पूछ रहा है, ही देयरफॉर ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर द रिवॉर्ड। अब वो एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है, आप ही बताओ। ऑब्वियसली नहीं ले सकता एक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हिज एक्शन वुड फेल बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, ठीक है। हिज एक्शन वुड नॉट फेल, अब पहले इसमें देखो क्या कह रहा है, ये फेल बोल रहा है, ये कह रहा है नहीं फेल होगा, वो सक्सीड हो जाएगा, बिकॉज इट वाज अ जनरल ऑफर। अरे जनरल ऑफर तो ठीक था, जनरल ऑफर में 2 कंडीशंस हैं, या तो कंडीशन फुलफिल करो और नॉलेज होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड, द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, not aware does not make any difference and hence the servant will be entitled to the reward। भाई बिल्कुल गलत। नॉट अवेयर, अवेयर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी
होगा, ये भी गलत, नन ऑफ द अबव नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये बहुत बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रेजुएशन में जाके आप जब पढ़ोगे ना कॉन्ट्रैक्ट लो, उसमें इसके ऊपर पूरा एक केस है, तो वो भी आपको उसमें भी काम आता है ये। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एट सिचुएशन, ये केस बेस्ड है इस पे एक पूरा। नेक्स्ट है, ए बाय लेटर्स ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने ऑफर दिया बी को टू सेल हिज हाउस फॉर 2 लाख रुपीज़ विदाउट नोइंग ऑफ एज ऑफर। ए के ऑफर को बी को पता ही नहीं था। बाय लेटर ऑफर टू बाय द सेम हाउस फॉर 2 लाख रुपीज़। तो क्या हो रहा है, ए ने अपना हाउस सेल करना है, बी को ऑफर भेज दिया, बी को भी वो परचेज करना था, ठीक है, बी को भी परचेज करना था उसका हाउस, बी ने भी ऑफर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस हो गया, बीच में क्रॉस हो जाएगा ऑफर। सेम कंडीशंस, सेम टर्म्स, सेम टाइम, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम है, सेम टाइम पे उसने सेंड करा है, तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस ऑफर हो जाता है। नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट comes into existence as B's letter is merely a cross offer, ठीक है। नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट comes into existence as consideration in this contract insufficient, insufficient की तो बात ही नहीं है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट comes into existence as B's letter is equivalent to acceptance of a offer, ऐसा भी नहीं है, बाइंडिंग तो होएगा ही नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट ऑन सच, साइलेंट क्यों है, बता रखा है पूरा क्लियरली कि नॉट बाइंडिंग होते हैं, ये क्रॉस ऑफर बन जाता है। नेक्स्ट है, ए ने टेलीग्राफ करा बी को, विल यू सेंड अस बम्पर होल पेन। एक क्वेश्चन तो ये पूछा उसने, और पूछा टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, तो उसने कैश प्राइस का पूछा, और पूछा कि बम्पर होल पेन बेचना चाहोगे या नहीं, दो क्वेश्चन पूछे। तो बी ने रिप्लाई करा बाय टेलीग्राम स्टेटिंग लोएस्ट कैश प्राइस इज इतना। बी ने जब उसे रिप्लाई करा था, बी ने रिप्लाई करा था ए को, तो उसने खाली लोएस्ट प्राइस बता दिया $900, ना तो उसने बताया कि बेचना चाह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, यस नो, कुछ नहीं बताया, उसने खाली प्राइस बताया था कि लोएस्ट कैश प्राइस होगा $900। ए ने क्या काम करा, इमीजिएटली सेंड हिज अप्रूवल टू बाय एट दैट रेट बाय टेलीग्राम। बी ने इमीजिएटली अप्रूवल सेंड कर दिया कि ठीक है, मैं $900 का लेने के लिए तैयार हूँ और मैं ले रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाना चाहिए। बी ने रिफ्यूज़ टू सेल दैट प्राइस, बी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई नहीं, मैं नहीं बेच रहा, ठीक है, ये पूरी सिचुएशन है। अब इसका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम क्या है। बी इज़ बाउंड टू सेल एट द प्राइस मेंशन बाय हिम, बी बाउंड होगा नहीं होगा, बी ने तो एसेंट दी नहीं थी, उसने तो खाली $900 का प्राइस बताया था, बाउंड तो नहीं होगा। बी इज़ नॉट बाउंड, हाँ ठीक लग रहा है, बी इज़ नॉट बाउंड टू सेल एट दैट प्राइस एज एज लास्ट टेलीग्राम वॉज एन ऑफर टू बाय बट दैट वाज नेवर एक्सेप्टेड बाय बी। ए का तो ऑफर तो था उसे बाय करने का, बट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ वो, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी इज़ बाउंड टू सेल एट द प्राइस एज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड कम इनटू फॉर्म, नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ था, इसने खाली इंक्वायरी करी थी और उसने खाली बताया था कि $900 लोएस्ट प्राइस है, बट उसने सेल करने का तो एक्सेप्टेंस दी ही नहीं थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बी बाउंड नहीं होगा सेल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीइंग अ प्राइस लिस्ट हैंगिंग आउटसाइड द शॉप एंटर्स इट एंड डिमांड्स अ पर्टिकुलर बुक बट द शॉपकीपर रिफ्यूज टू सेल द सेम। लिस्ट प्राइस देखी, हैंगिंग आउटसाइड शॉप, क्या याद आता है हमें से, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर याद आता है हमें से सुन के। एक
पर्टिकुलर बुक लेके शॉपकीपर के पास गया पर शॉपकीपर ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या होगा उसमें? एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। द शॉपकीपर कैन बी कंपेल्ड टू सेल द बुक। कंपेल्ड नहीं होगा भाई, वो ऑफर दे रहा है बुक शॉप पे जाके। शॉपकीपर की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका डिस्क्रिशन है, वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है, तो कंपेल तो नहीं होगा। द कस्टमर सिंपली मेक्स एन ऑफर एंड सिंस द शॉपकीपर डिड नॉट एक्सेप्ट इट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट येट कंप्लीट। बिल्कुल सही है ये। द कस्टमर कैन सिंपली रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू सेल। रिक्वेस्ट करना या ना करनी, ये तो मतलब लो पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी for 50,000 rupees. B agrees to buy the car offering rupees 45,000. The offer of B amounts to, A ने ऑफर करा था B को for 50,000 रुपीज़, B ने काउंटर ऑफर कर दिया for 45,000। कोई एडिशनल कंडीशन कर दी या एडिशनल ऑफर कर दिया तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। नेक्स्ट है, ए ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर $30, एडिंग इफ आई हियर्ड नो मोर आई शैल कंसिडर द हॉर्स एज माइन। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई बट टोल्ड हिज ऑक्शनर नॉट टू सेल द हॉर्स एंड रिजर्व इट फॉर हिज अंकल, बट द ऑक्शनर सोल्ड इट बाय मिस्टेक टू अ थर्ड पार्टी। ए sued द नेफ्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। What is the liability of the nephew? तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि ए ने ऑफ़र करा था बी को, बी को ने नेफ्यू है ए का, उसे हॉर्स बाय करना था फॉर $30 और उसमें एडिशनल कंडीशन मेंशन करी, अगर मैं आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दे सुनता हूँ तो आई शैल कंसिडर द हॉर्स एज माइन। अगर कोई रिप्लाई नहीं भेजा आपने या एक्सेप्टेंस नहीं भेजी तो मैं समझ लूँगा कि ठीक है हॉर्स मेरा हो गया, आपकी एक्सेप्टेंस है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नेगेटिव कंडीशंस हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेगेटिव कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं समझ लूँगा कि एक्सेप्टेंस है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर, तो ऐसा हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज़ इमैटेरियल कि नेफ्यू की इंटेंशन थी उसे बेचने की, वो अंकल की रखना चाहता था नहीं रखना चाहता, वो सब इमैटेरियल है। अगर आपने कंडीशन मेंशन कर दी, नेगेटिव कंडीशन मेंशन कर दी ना ऑफ़र के अंदर, तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं होता है। तो व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ नेफ्यू? लाइबिलिटी क्या होगी? उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, नॉट लाइबल होगा। नेफ्यू इज़ लाइबल? नहीं होगा लाइबल। नेफ्यू इज़ नॉट लाइबल? येस इट इज़ नॉट लाइबल because the mere mental acceptance and uncommunicated acceptance does not result into the contract। बिल्कुल सही है। It is voidable contract at the option of F। voidable की तो कोई बात ही नहीं है। ए मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी, तो एक मैनेजर है रेलवे कंपनी का, रिसीव एन ऑफर बाय लेटर रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल। एक रेलवे मैनेजर के पास ऑफर आया फॉर सप्लाई ऑफ कोल का। ही रोट एन लेटर एक्सेप्टेड, लेटर के ऊपर उसने एक्सेप्ट लिख लिया और कीप इट इन हिज ड्रॉर एंड फॉरगेट अबाउट इट। तो उस मैनेजर ने ऑफ़र के ऊपर एक्सेप्टेड लिखकर अपने ड्रॉर में रख कर भूल गया। अभी उसने एक्सेप्टेंस सेंड ही नहीं करा, वो भूल गया। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वंस इट हैज़ बीन रिटन एक्सेप्टेड इट मीन्स देयर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द कोल कंपनी कैन sue द रेलवे कंपनी। भाई बिल्कुल गलत। अगर आपने एक्सेप्टेड लिख के भूल गए, रखे रखा है, आपने उसे पोस्ट नहीं करा, उसे सेंड नहीं करा, तो वो तो अभी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई है उसे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, इट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द रेलवे कंपनी। ये दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन ये है एंड डी ऑप्शन ये है। तो यहाँ तक ये, देयर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल्कुल सही है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। और
ऑप्शन करेक्ट इज बी ऑप्शन, देर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कम्युनिकेशन तो हुई ही नहीं है। एक एक्सेप्टेंस हो, ऑफर हो, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ये थे सब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने पूरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिटेल्ड में पढ़ लिया है क्वेश्चन के साथ, एंड ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।